हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंट एस्टीमेटर, इफ़िशेंट एस्टीमेटर एंड सफिशिएंट एस्टीमेटर। सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूंगा कंसिस्टेंट एस्टीमेटर क्या होता है, फिर इसके ऊपर आपको दो न्यूमेरिकल एग्जांपल बताऊंगा कि भाई इस तरीके से कंसिस्टेंट एस्टीमेटर को कैलकुलेट किया जाता है। उसके जस्ट बाद मैं इफ़िशेंट एस्टीमेटर को कैलकुलेट करूंगा, लास्ट में मैं सफिशिएंट एस्टीमेटर को कैलकुलेट करूंगा। ध्यान से सुनना क्या होता है, वेरी इजी है। सपोज दैट थीटा कैप इज एन एस्टिमेटर for the population parameter theta स्पेलिंग गलत हो चुकी, सही कर लेना। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट थीटा कैप जो है एक एस्टिमेटर हो, किसके लिए? पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा के लिए। इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, इट इज सेड टू बी यानी थीटा कैप, ओके, इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर अब इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। जो थीटा कैप है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहलाएगा थीटा के लिए अगर इफ द प्रोबेबिलिटी that theta cap assume, पहले लिख दूं उसके बाद समझा दूंगा आपको, ए वैल्यू विच इज डिफरेंट फ्रॉम थीटा by more than an arbitrary constant epsilon approach 0 as n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अर्थात दैट इज, अब समझाऊंगा बच्चों क्या कह रहा हूँ मैं। दैट इज जो मेरी प्रोबेबिलिटी है मॉड ऑफ थीटा माइनस के थीटा कैप वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन यानी ज़ीरो की तरफ टेंड कर जाए एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मेन तो ये है भाई, अब समझने की कोशिश करना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है थीटा कैप एस्टिमेटर है किसी पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा का, जो थीटा कैप है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहलाएगा अगर, अब ध्यान से सुनना, इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट थीटा कैप एज्यूम ए
वैल्यू विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम थीटा, थीटा कैप की मैंने वैल्यू निकाली और वो थीटा से अलग आ जाए, मोर देन एन आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन कांस्टेंट, और थीटा कैप की वैल्यू निकालने से जो मैं थीटा कैप की वैल्यू निकाल रहा हूँ वो डिफरेंट फ्रॉम थीटा हो, थीटा से अलग आ जाए, और आगे कहना चाह रहा है कि बाई मोर देन एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अप्रोच टू ज़ीरो, अर्थात उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाए जो कि थीटा से बहुत अलग हो, और एक जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ओके उससे अलग हो, और वो जो है ना ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो प्रोबेबिलिटी ये किसकी तरफ टेंड हो जाए, ज़ीरो की तरफ टेंड हो जाए जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो। अर्थात मतलब क्या निकलता है, मतलब ये निकलता है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकाली थीटा माइनस थीटा कैप की और उसकी मोड वैल्यू निकाली, वो टेंड्स टू ज़ीरो हो जाए एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये डेफिनेशन जो है जो बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी, वो क्वेश्चन से क्लियर होगी। ये एक फार्मूला है जिसका मैं यूज़ करूँगा। एक और भी डेफिनेशन है, ज़रा समझने की कोशिश करना आप क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर थीटा कैप मेरे पास कोई सैंपल स्टैटिक हो और करके है बेटा, अगर मेरे पास थीटा डैश कोई सैंपल स्टैटिस्टिक्स हो, यानी कोई आपको जो है सैंपल के अंदर से कोई गिवन वैल्यू हो, कंप्यूट फ्रॉम ए सैंपल ऑफ साइज n and theta is the population characteristic पॉपुलेशन पैरामीटर ले लो कैरेक्टरिस्टिक की जगह, टू बी एस्टिमेटेड then theta cap will be consistent, theta cap will be consistent estimator of theta for arbitrary epsilon। अगर क्या कंडीशन हो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ थीटा माइनस थीटा कैप लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी ये टोटल प्रोबेबिलिटी टेंड हो जाए वन की तरफ एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये भी डेफिनेशन है, ज़रा समझने की कोशिश करना। मेरे पास जो है अगर थीटा कैप जो है कोई सैंपल स्टैटिस्टिक्स है और थीटा जो है मेरे पास पॉपुलेशन पैरामीटर है ओके। अगर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा माइनस थीटा कैप, और वो प्रोबेबिलिटी वन की तरफ टेंड हो जाए एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो थीटा कैप थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है। क्लियर? इससे ऊपर वाली डेफिनेशन बताता हूँ, वहाँ भी यही लिखा हुआ है। मेरे पास अगर जो है कोई एक थीटा कैप जो है मेरे पास कोई एस्टिमेटर है, यानी सैंपल डेटा है, और थीटा मेरे पास कोई पॉपुलेशन पैरामीटर है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ थीटा माइनस थीटा कैप की, और प्रोबेबिलिटी थीटा माइनस थीटा कैप ज़ीरो की तरफ टेंड हो जाए एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन को इन्फिनिटी टेंड करने पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ थीटा माइनस थीटा कैप ज़ीरो की तरफ टेंड हो जाए, अर्थात इसका रिजल्ट ज़ीरो आ जाए, तो थीटा कैप जो है थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहलाता है। क्लियर? समझ आती है मेरी बात? सिंपल सी डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मेरी इसको लिखना मजबूरी है,
ओके, आप चाहो तो ये डेफिनेशन लिख दो, और भी सिंपल तरीके से आपको ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ज़रा सुनना। सिमिलर डेफिनेशन, मेरे पास थीटा कैप कोई एस्टिमेटर है जो कि किसी सैंपल से लिया गया है, थीटा मेरे पास पॉपुलेशन पैरामीटर है। ओके, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ थीटा माइनस थीटा कैप निकालता हूँ और उसकी वैल्यू ज़ीरो की तरफ टेंड हो जाए एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो थीटा कैप थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहलाता है। एक डेफिनेशन तो ये है। दूसरी डेफिनेशन भी मेरी यही है कि अगर मेरे पास जो है एक थीटा कैप जो है मेरे पास सैंपल के अंदर से एक स्टैटिस्टिक्स लिया गया हो और एक पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा हो, तो थीटा कैप जो है थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहलाएगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं, प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ थीटा माइनस थीटा कैप वो 1 की तरफ ट्रेंड हो जाए एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो थीटा कैप थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है। ओके, अर्थात दिस इज, मैं कहीं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा कैलकुलेट करने के लिए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर को, और कहीं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर को कैलकुलेट करने के लिए। एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन ये है कि शो दैट रैंडम सैंपल, ए रैंडम सैंपल फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन से एक रैंडम सैंपल लिया गया है। सैंपल मीन, सैंपल मीन का मतलब होता है एक्स बार, इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ ए पॉपुलेशन मीन म्यू। पॉपुलेशन मीन का मतलब होता है म्यू से। आपको दिखाना है कि सैंपल मीन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना। पहले थोड़ी सी थ्योरी है वो लिखूंगा मैं। सपोज दैट एक्स बार मेरे पास क्या है, एक्स बार इज सैंपल मीन है, एंड म्यू इज पॉपुलेशन मीन है। देन सिद्ध क्या करना है, वी वांट टू प्रूव दैट हम लोगों को सिद्ध करना है कि प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ एक्स बार माइनस के म्यू लेस देन एप्साइलन टेंडिंग टू 1 एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, यही है ना डेफिनेशन। देखो आप, ये देखो आपके सामने लिखी हुई है ऊपर, थीटा माइनस थीटा कैप लेस देन और इक्वल टू एप्साइलन टेंडिंग टू 1 एज एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आप इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो और करके ये भी लिख सकते हो बेटा, और टू प्रूव दैट, दोनों का सेम मतलब है क्योंकि यहाँ पर मोड लगा हुआ है, और टू प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस एक्स बार लेस देन एप्साइलन टेंडिंग टू 1। क्यों, मोड के अंदर अगर ये नेगेटिव भी आता है तो मोड होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, एज एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये आपका क्वेश्चन है, मैं ये वाला प्रूफ करूँगा। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, दोनों का सेम मतलब है। ओके, मेरे को जो दिया गया है नॉर्मल पॉपुलेशन यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, वी नो दैट, जिसका मेरे को यूज़ करना है जो फार्मूले हैं, वी नो दैट द PDF ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपका पढ़ा हुआ है ये, 1/सिग्मा √2 ई की पावर माइनस एक्स माइनस के म्यू का कंप्लीट स्क्वायर बटे 2 सिग्मा स्क्वायर, और एक्स जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होता है। क्लियर, यहाँ तक ये आपको प्रूफ करना है।
ये प्रूफ करना है या आपको ये प्रूफ करना है, ये आपका बेसिक फार्मूला है जो आपने बीएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर पढ़ा है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ अब मैंने क्या किया कि सपोज दैट जो सैंपल है जहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट क्या मान लिया मैंने भाई, x1 x2 एंड सो ऑन xn बी सैंपल। ओके, कहाँ से लिए गए हैं, ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन जो कि पॉपुलेशन से लिए गए हैं विद, जिनका मीन कितना है भाई, विद मीन x बार, सैंपल मीन होता है, एंड वेरिएंस, वेरिएंस तो आप जानती हो कितना होता है भाई, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। यहाँ एक बात मैं बताना भूल गया आपको भाई, यहाँ म्यू जो होता है वो मीन होता है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है। ये बात आपको पता थी लेकिन मैं भी बताना भूल गया था इसलिए बता रहा हूँ, म्यू मीन सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। अब मैंने क्या किया है भाई, मैंने जो है ना एक सैंपल ड्रॉ किया, उसका पॉपुलेशन मीन मैंने x बार मान लिया और वेरिएंस मैंने कितना ले लिया, सिग्मा स्क्वायर ले लिया। ओके, देन वी नो दैट, हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट, ये मैं फार्मूला आपको बता चुका था, ई ऑफ x बार जो होता है वो कितना होता है भाई, लास्ट लेक्चर के अंदर इसका प्रूफ भी दे चुका था। ई ऑफ x बार मेरे पास म्यू होता है और वेरिएंस ऑफ x बार जो होता है वो मेरे पास होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर है ना, दो बेसिक फार्मूले हैं, दोनों आप जानते हो। क्वेश्चन जो लिया गया है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है, अर्थात मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करूँगा। अब ध्यान से देखना कहाँ से है, शो दैट ए रैंडम सैंपल फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन, फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है। सो दैट पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो होता है बेटा वो होता है 1 सिग्मा √2 ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर बटे 2 सिग्मा स्क्वायर। ओके, अगर मैंने इसके अंदर से जो है इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करूँगा, नाउ अगर z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, तो आप इस चीज़ को भी जानते हो भाई, z की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपको पता है x बार माइनस के म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन √n होती है। आप जानते हो लास्ट क्लास का फार्मूला है बीएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में आपने इसको पढ़ा था, विद अगर z इस फॉर्म में है, यानी अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है, कितना होता है भाई, 1/√2 सिग्मा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ओके, कहोगे क्यों, यहाँ म्यू 0 होता है और सिग्मा स्क्वायर 1 होता है, यहाँ म्यू की वैल्यू 0 डालो, सिग्मा स्क्वायर आप 1 डालो, निकल करके आएगा 1 सिग्मा √2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। आप जानते हो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर, नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है भाई, हम लोगों को जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि प्रोबेबिलिटी मोड ऑफ एक्स बार माइनस के म्यू लेस देन एप्सिलॉन टेंडिंग टू 1 एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ से आप एक्स बार की वैल्यू निकालो, एक्स बार माइनस म्यू की वैल्यू निकालो,
सो दैट z की जो वैल्यू है वो है एक्स बार माइनस के म्यू इंटू अंडर रूट n अपॉन सिग्मा। यहाँ से वैल्यू निकल कर के आई एक्स बार माइनस म्यू की वैल्यू कितनी निकली भाई, ये निकला z सिग्मा बराबर निकला z इंटू सिग्मा अपॉन अंडर दी रूट n। ओके, ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा मैं। नाउ पुटिंग, आगे की तरफ चलता हूँ भाई। नाउ एक्स माइनस म्यू की वैल्यू कितनी निकल करके आई, एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू निकला z इंटू सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा z अपॉन अंडर रूट n इन अबव फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है, इन अबव फार्मूला। देखता हूँ 1 की तरफ जाता है कि नहीं। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। जैसे ही मैंने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास इस प्रोबेबिलिटी के अंदर रिजल्ट कितना निकल करके आया भाई, इस प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने वैल्यू पुट की यहाँ, तो ये निकला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस के म्यू का मोड लेस देन कितना भाई, एप्साइलन। इसका मतलब क्या निकल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है, यह है मेरे पास z इंटू सिग्मा अपॉन अंडर दी रूट n का मोड लेस देन एप्साइलन। ये 1 की तरफ टेंड होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, सिग्मा कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, इसके ऊपर तो मोड नहीं लगेगा। ये निकल कर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिग्मा अपॉन अंडर रूट n इंटू मोड z लेस देन एप्साइलन। यहाँ से मैंने आपको पता है कि अगर मोड ऑफ x लेस देन a होता है तो इसका मतलब होता है माइनस a लेस देन x लेस देन a। ये भी फार्मूला है। अगर आपका बीएससी सेकेंड ईयर का स्टैटिक्स कमज़ोर है तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया इसके ऊपर। ये मेरे पास कितना निकल कर के आया, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट लगाया, ये हुआ माइनस एप्साइलन सिग्मा क्रॉस गुणा होगा एप्साइलन अंडर रूट n अपॉन सिग्मा लेस देन z लेस देन अंडर रूट n एप्साइलन अपॉन सिग्मा। क्लियर। और ये मेरा ब्रैकेट बंद। क्यों, आगे की तरफ चलता हूँ। चूँकि मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का होता है कितना, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई, सिग्मा की वैल्यू तो 1 होती है, ई की पावर माइनस एक्स की जगह मैंने जेड स्क्वायर बाई 2 ले लिया। क्यों, मैं जेड के अंदर ले करके चल रहा हूँ। अब मेरे को ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और ये प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करनी है वो इसलिए कैलकुलेट करनी है क्यों, मैंने सैंपल नॉर्मल पॉपुलेशन से उठा रखा है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। अब इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या निकल करके आई, यहाँ मेरे पास निकला, मैंने इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया, ये हुआ 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 पाई। तो ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक है, ये है माइनस एप्साइलन अंडर रूट n से लेके सिग्मा से z कहाँ तक जा रहा है भाई, जा रहा है अंडर रूट n एप्साइलन अपॉन सिग्मा तक इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बटे 2 इंटू डी जेड। ये तो आप जानते ही हो कि प्रोबेबिलिटी जो है जिसके बीच में होती है, जो डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ होता है उसके बेस पर प्रोबेबिलिटी को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ये तो बीएससी पार्ट 1 का स्टैटिक्स का है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी है, मैं बता रहा हूँ बाई डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कहोगे यहाँ से ये कैसे निकाल दिया, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर।
आगे की तरफ चलता हूँ। ओके, यहाँ से इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये एक स्टैंडर्ड है, ये बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, मैं इसको इंटीग्रेट नहीं करूँगा। ये सीधा सीधा निकल करके आया भाई, बराबर कितना निकला 1/√2π, तो ये हुआ। और ये होता है कितना भाई, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक e⁻² -z²/2 इंटू dz। और इस टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है 1। कहोगे सर ये कैसे है? जिस वक्त मैं आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बता रहा था इससे पहले पोर्शन के अंदर, वहाँ मैंने ये आपको बात बताई थी कि x जो चलता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच होता है। ओके, तो इस टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। और ये कब होती है? जब n टेंडिंग टू क्या होता है इन्फिनिटी, अर्थात ये प्रोबेबिलिटी या ये प्रोबेबिलिटी का फाइनल रिजल्ट किसकी तरफ आया 1 की तरफ टेंड हो चुका। और कब टेंड होता है? एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट x बार क्या है मेरे पास, सो दैट x बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन और पैदा होगा कि सर चलो खैर, इसको आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज किया, यहाँ से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लगाने के बाद आपने ये लिख दिया, बेटा इसको जो है इस स्टैंडर्ड वेरिएट को x की लिमिट यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी पर ले जाना होता है। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के ऊपर इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो कि 1 के बराबर होता है। ओके, ये एक फार्मूला है जिसका डायरेक्ट रिजल्ट 1 के बराबर होता है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन या मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हो या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हो तो शायद आपको ये फार्मूला याद आ जाए। ये एक फार्मूला होता है जिसका डायरेक्ट रिजल्ट 1 के बराबर होता है। ओके, अर्थात x बार इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर म्यू। उल्टा भी बोल सकते हो, अगर म्यू को आप उल्टा मान लो, म्यू इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ x बार। ओके, इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपका कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। अगले वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं।